हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्लेन। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट की थी, सर प्लेन लीजिए। तो खैर आज तो हम शुरू करने वाले हैं। तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। एग्ज़ाम अभी आने ही वाली है, सभी लोगों को इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत होगी। तो आप भी जानते हैं कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आपको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने वेक्टर की थ्योरी कंप्लीट, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है लाइन जो थी उसकी भी मैंने कंप्लीट थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ। आप चाहो तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल में जो है जितने भी मैंने चैप्टर लिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में करवा चुका हूँ, वो आपको वहाँ पे डिटेल में दिख जाएंगे। उसके साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी डाल रखी है, उसकी लिंक आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्टडी में। तो चलिए फिर खैर शुरू करते हैं। देखिए, प्लेन जो चैप्टर है वो बेसिकली जो लाइन और वेक्टर और हमारा 3D है इसी पर ही आधारित है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वेक्टर, 3D और लाइन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले सीक्वेंस में पढ़े हो वेक्टर, फिर उसके बाद 3D, फिर उसके बाद लाइन और फिर उसके बाद प्लेन पे आ जाइए। अगर आप लोग नए हो, कुछ भी आपको पता नहीं है वेक्टर, लाइन, तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका मतलब ये सारा जो पिछला ही वाला जो है 3D, लाइन और वेक्टर ये कंप्लीट है, उन लोगों के लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहेगा। तो सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर प्लेन में सबसे पहले देखते हैं। देखिए प्लेन में है क्या क्या चीज़ें। तो प्लेन एक थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू लाइन और 3D और वेक्टर। बड़ा कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है इसमें। तो एक एक करके हम सारे के सारे डिटेल में देखेंगे, जानेंगे उसके शॉर्टकट भी और कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। हमें सिलेबस में इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो डिटेल में समझेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है तो और कितने टाइप्स के होते हैं, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में वो आपसे बनना ही चाहिए। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके सिलेबस में आपको 6 टाइप के इक्वेशंस गिवन है, तो एक एक करके देखेंगे। 6 टाइप के इक्वेशन मतलब क्या कि कंडीशंस गिवन होगी, क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन करेगा क्वेश्चंस, और फिर उसके हिसाब से हमें उसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन having perpendicular distance from origin and और क्या गिवन है, एंड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर समझ सकते हो। नॉर्मल मतलब क्या है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर समझ सकते हो। नॉर्मल किसको रहेगा, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, अब ये होता क्या है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। थोड़ी ये चीज़ें मैं फटाफट समझाऊंगा आपको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। देखिए ये प्लेन है, इस प्लेन का हमें क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है भाई। कहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। कहाँ से, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन है। ठीक है, मान लेंगे ये कोई पॉइंट है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कोई पॉइंट है जिसका नाम हमने रख दिया n। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है। मान लेंगे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ON क्या है, P है। P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और क्या गिवन है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। अब ये खुद ON जो है वो तो खुद परपेंडिकुलर ही है, तो ये क्या होगा, वेक्टर n। वेक्टर ON मतलब क्या, वेक्टर n। होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब वेक्टर n क्या होता है,
कोई भी चीज़ अगर वेक्टर है तो वेक्टर दो चीज़ों से बनती है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना डिस्टेंस है भाई, p इंटू मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शंस क्या होगी इसकी, n कैप। डायरेक्शंस हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डायरेक्शंस मतलब यूनिट वेक्टर n कैप होगी। तो वेक्टर n इक्वल टू क्या होगा, p डॉट n कैप। अब आइए देखते हैं, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे जो कि है जनरल पॉइंट r, और हमें पता है जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y और z। और इसको अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा तो ये होगा वेक्टर r इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। तो ठीक है, तो ये मिला हमें वेक्टर nr। अब देखो जरा सोचो कि ये वेक्टर nr है, ठीक है कोई बात नहीं, और ये वेक्टर on है। on वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या वेक्टर nr को वेक्टर on परपेंडिकुलर होगा, आंसर है हाँ होगा। इस प्लेन में जितने भी वेक्टर है उन सारे वेक्टर पे ये जो बाहर का वेक्टर है नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो प्लेन को ही परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन को परपेंडिकुलर है तो प्लेन पे जितने भी वेक्टर होंगे उनको सारे को वो परपेंडिकुलर ही होगा। खैर ठीक है, अब देखो nr वेक्टर और ये जो है on वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, तो कौन सा प्रोडक्ट जीरो होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो दैट्स व्हाई वेक्टर nr डॉट वेक्टर on क्या होगा, जीरो होगा। ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, वेक्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो nr को कैसे लिख सकते हैं हम, वेक्टर nr क्या होगा बेसिकली, वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर n डॉट on मतलब क्या, सीधा सीधा वेक्टर n ही होगा इक्वल्स टू 0। चलो n से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या होगा, वेक्टर r या फिर ठीक है n को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर n को p डॉट n कैप। तो p डॉट n कैप होगा, फिर डॉट p डॉट n कैप इक्वल्स टू क्या होगा, 0। चलो अब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो p डॉट n कैप से हम r को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या होगा, वेक्टर r डॉट p डॉट n कैप माइनस ये क्या होगा भाई, p डॉट n कैप इंटू p डॉट n कैप। तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का डॉट कितना होता है, 1 होता है। जैसे i डॉट i, j डॉट j कितना था, 1। वैसे ही n कैप डॉट n कैप कितना आया, 1, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं। तो वेक्टर r डॉट p n कैप इक्वल्स टू p स्क्वायर, p को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, p से डिवाइड करने के बाद एक p कैंसल, तो मुझे क्या मिला, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल्स टू p, जो कि क्या है, इस प्लेन का इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर फॉर्म। क्यों वेक्टर फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में ही गिवन है, ठीक है। वेक्टर है, ऊपर बार क्या अगर गिवन है तो ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। कब यूज करना है वेक्टर फॉर्म या फिर इस टाइप का इक्वेशंस, हमें तब यूज करना है, हमें दो चीजें गिवन होनी चाहिए। एक तो क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से कहाँ तक, प्लेन तक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उस प्लेन पे कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर, जरूरी नहीं कि वो ओरिजिन से ही हो, कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ये जो वेक्टर होगा ये हमारे प्लेन को कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी एक अलग है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसका एक नाम रख दिया हमने नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। आप बोलेंगे सर ये वेक्टर फॉर्म है कि नॉर्मल फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म मतलब सारे फॉर्म जिसमें वेक्टर आ जाएंगे, उसमें का भी ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी इसका मतलब काम गिरता है, तो हमें पता है 3D में कार्टेशियन फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले वेक्टर r इक्वल्स टू, देखो वेक्टर r क्या है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x y z है। तो वेक्टर r क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, xi प्लस yj प्लस zk, दिस इज वेक्टर r। और n कैप, जरा लॉजिक लगाओ, n कैप जब मैंने पढ़ाया था, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शंस, तो i j और k के कोएफिशिएंट को मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्शंस कोसाइन बताया था। मतलब जो भी कैप होगा तो उसके i j और k के जो कोएफिशिएंट होंगे उसको वो क्या होगा बेसिकली lmn। तो ये क्या होगा li प्लस mj प्लस n
के होगा, ये बिल्कुल होगा। अब ये हमें यहाँ पे रखना है, तो क्या होगा, इन दोनों का डॉट, मतलब इन दोनों का डॉट लेना है, तो हमें डॉट पता है कैसा, तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू क्या मिलेगा, P। तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू क्या होगा, P। और ये जो फॉर्म मिला हमें, इसमें कहीं पर भी वेक्टर नहीं है, तो इसमें क्या है, x, y और z ही है। तो इस फॉर्म का नाम क्या होगा, इस फॉर्म का नाम होगा कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज व्हाट, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सर ये हमें फॉर्म यूज करना है, तो दो ही चीजें सिंपल, एक तो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। देखिए हमने क्या यूज किया था यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। फॉर्मूले में क्या गिवन है हमें, यूनिट वेक्टर। अगर फुल वेक्टर गिवन होगा तो हमें उसका कन्वर्ट क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर, बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है, ये शब्द याद रखना, ओरिजिन से होना चाहिए, तभी जाके हम ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों देखते हैं एक एग्जांपल, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो सके। जैसा कि क्वेश्चन है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k इज। मतलब क्या, एक सिंपल है, एक वेक्टर हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन प्लेन का। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। देखिए द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो जो p मान लिया था हमने वो कितना है भाई, यहाँ पे 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से कहाँ तक, प्लेन तक, तो p इक्वल्स टू 1। और नॉर्मल टू दैट वेक्टर, ये भी पता था कि परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मुझे, लेकिन ये फुल वेक्टर है ना, मुझे क्या चाहिए था, n कैप। क्या ये n कैप है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आता, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना होगा, रूट लगभग 14 होगा। तो ये तो n कैप नहीं है, तो क्या हम इसको n कैप बना सकते हैं? आंसर है हाँ। कैसे? बस उसको क्या करो, उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से मुझे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शंस। तो ये जो वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 14। ठीक है, अब मुझे p चाहिए, n कैप चाहिए, दोनों मुझे मिल गए। अब मैं वेक्टर इक्वेशन निकालता हूँ। क्या था वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। ठीक है, p क्या है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है 1। r कैप, n कैप क्या है, ये वाला। तो फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा, n कैप का आंसर ये वाला। तो क्या होगा, i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय कितना है, रूट 14 इक्वल्स टू p। p की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा, r कैप, r बार माइनस 2j प्लस 3k, और ये इक्वल्स टू कितना मिलेगा, रूट 14। दिस इज व्हाट वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। अब अगर हमें पूछता है कि भाई कार्टेशियन फॉर्म भी अगर पूछता था, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था इसका, बस ये जो होगा, ये क्या हो गए उसके LMN। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था इसका, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P, यही था। ठीक है, शायद मैंने जब पढ़ाया था तो ये इक्वल्स टू p नहीं लिया था, तो आप करेक्शन कर लेना। क्या होता है इसका जो कार्टेशियन फॉर्म, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज LMN? LMN आर द डायरेक्शंस कोसाइन। वो कैसे मिलेगा, बड़ा सिंपल सा, जो हमें कैप है उसके जो i, j और k के कोएफिशिएंट हो गए, वही तो क्या होते हैं, LMN। हमने पढ़ा है 3D में। तो क्या होगा, L की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से 1 अपॉन रूट 14, M की वैल्यू माइनस 2 अपॉन रूट 14 और N की वैल्यू 3 अपॉन रूट 14। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन रूट 14 x माइनस 2 अपॉन रूट 14 y, और n की वैल्यू कितनी, प्लस 3 अपॉन रूट 14 z इक्वल्स टू p। p कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे दोनों साइड से रूट 14 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इसको अगर मैं रूट 14 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आंसर इज रूट 14। दिस इज व्हाट, ये क्या है, तो आंसर है ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। कभी भी मतलब कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन हमें जाना होता है।
ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा, देखो ये कौन सा फॉर्म है भाई, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कैसे आया, और यहाँ से अगर हमें यहाँ पे आना है तो कुछ भी नहीं करना है, इसका कोएफिशिएंट 1, -2 और 3। तो देखो यहाँ पे ये 1 आया, -2 आया और 3 आया, बस उसको क्या लगाना है, XYZ। क्यों लगाना है XYZ, क्योंकि R इज द जनरल पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, XYZ ही तो हो गए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये क्या होगा, XI + YJ + Z के, और ये IJ के दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यही मिलेगा, और ये √14 यहाँ पे तो आया ही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अब सेकेंड नंबर पे प्लेन का जो इक्वेशन है उसे देखते हैं डिटेल में। क्या है गिवन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मतलब क्या है कि हमारा जो प्लेन है वो एक पॉइंट में से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मतलब एक वेक्टर को कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, पहले वाले फॉर्म में और इस वाले फॉर्म में क्या अंतर है, तो पहले वाले फॉर्म में क्या चीज़ थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था P फ्रॉम ओरिजिन से, वो अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर तो है ही, वो वहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ क्या है कि जो पॉइंट है जहाँ से हमारा प्लेन है वो पास आउट होता है, वो पॉइंट मुझे गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये कोई प्लेन है, जैसे जैसे कंडीशन है बस मैं वैसे लिखते जा रहा हूँ। कहाँ से पास आउट होता है, एक पॉइंट से। तो कोई पॉइंट है भाई यहाँ पे, दिस इज पॉइंट सपोज A, और आपको पता है A से पास होता है तो इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे, मान लेंगे x1, y1 और z1। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब एक वेक्टर है जिसको हमारा प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर। मतलब ये अगर कोई प्लेन है तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट ऐसी तो डायग्राम नहीं बनेगी, मैं उसको ऐसा निकाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये भाई परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने बोल दिया वेक्टर n। ठीक है, तो क्या क्या दो चीज़ें मुझे गिवन है, क्या, एक पॉइंट जहाँ से मेरा प्लेन पास आउट होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक वेक्टर जिसको कि कैसा चाहिए, मेरा प्लेन परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल है आपसे कि ये जो वेक्टर n है, क्या ये फुल वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, फुल वेक्टर है? तो इसके जो I J के कोएफिशिएंट होंगे वही क्या होंगे, उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो वो क्या मिलेगा मुझे, AI + BJ + CK मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि ये तो डिटेल में मैंने समझाया था आपको कि कोई भी अगर वेक्टर है, ठीक है, और वो अगर फ्री वेक्टर है तो उसके I, J और K के जो कोएफिशिएंट होंगे वही उसके क्या होंगे, उस लाइन के डायरेक्शंस रेशियो भी होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, सपोज जनरल पॉइंट इज R, जैसे कि हम कंसिडर करते थे। ये हुआ वेक्टर A, ये हुआ वेक्टर R, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया वेक्टर AR। अब देखो कि ये जो वेक्टर n है ये तो ऐसा है एक्चुअल में, हाँ बिल्कुल, और ये जो वेक्टर AR है वो तो प्लेन पे है। तो प्लेन को अगर ये परपेंडिकुलर है तो वेक्टर AR को ये जो वेक्टर है n, क्या ये परपेंडिकुलर है? आंसर है हाँ। तो वेक्टर AR को कौन सा वाला, वेक्टर n परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों भाई 0 आएगा? क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये वेक्टर में हम देख चुके हैं। तो वेक्टर AR को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, और ये क्या है, वेक्टर n कैप, n = 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर R डॉट वेक्टर n माइनस A डॉट n = 0। इसको इस साइड में लेके आएंगे तो वेक्टर A n और A n, और यही क्या है दोस्तों, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ किसका, प्लेन का। वेक्टर इक्वेशन किसका, प्लेन का। अब सवाल है कि ये फॉर्म कब लगाना है। तो देखिए ये जो प्लेन है ये A पॉइंट में से जाता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है किसको, n को। तो ये n इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान रहिए ये n है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे A लिखते, यहाँ पे n लिखते, तो वैसा नहीं करना है। तो दिस इज n इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो उसके मुझे क्या गिवन होंगे, ABC मतलब डायरेक्शन रेशियो। A क्या है, A इज द पॉइंट, कहाँ पे है, उस प्लेन पे, तो उसके क्या पता होंगे मुझे, कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 पता होंगे। तो ये था दोस्तों वेक्टर फॉर्म। अब इसका मुझे निकालना है कार्टेशियन फॉर्म। तो आई वांट कार्टेशियन फॉर्म। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी एक फॉर्म याद कर लो, इतने सारे फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म याद करो तो कार्टेशियन फॉर्म अपने आप बन जाता है। कैसे बन जाता है फिर से दिखाता हूं मैं। R इज द जनरल पॉइंट। भाई R के जो कोऑर्डिनेट, R क्या होगा, XI + YJ + Z के होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। XI + YJ + Z के होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब
वेक्टर n क्या है, ये वाला ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब फिर और क्या चीज़ है यहाँ पे, ए क्या होगा भाई, वेक्टर ए x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इन दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, बस आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ। तो आर और एन कहाँ पे है, आर और एन, ये आर और ये एन, तो क्या होगा एक्स आई डॉट ए आई, तो क्या होगा एक्स ए एक्स होगा, बिल्कुल होगा। तो ये ए एक्स, फिर क्या होगा बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू, ये होगा इसका आंसर a डॉट एन, मतलब a कहाँ पे है भाई, यहाँ पे, n कहाँ पे, ये इन दोनों का डॉट, फिर डॉट है तो i के साथ i, तो क्या होगा x1 a, तो I राइट हियर x1 या फिर ax1 प्लस by1 प्लस cz1। ठीक है, सभी को उधर लेके जाता हूँ, तो जब मैं इसको और इसको एक साइड एक तरफ लिखूंगा तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, a, तो a कॉमन लेता हूँ, तो a इन ब्रैकेट x माइनस x1, सिमिलरली b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस सी इन ब्रैकेट जेड माइनस Z1 इक्वल्स टू क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। और ये फॉर्म कौन सा है, क्या इसमें वेक्टर दिखता है, आंसर है नहीं, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। सवाल है कब लगाना चाहिए। ठीक है, तो कब लगाना चाहिए, तो आपको दो चीज़ें गिवन होगा, नंबर 1 की पॉइंट, जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास आउट होता है, या फिर उसका पोजिशन वेक्टर, ये पॉइंट ही तो है ये, है ना, और वेक्टर ए क्या है, उसका पोजिशन वेक्टर। दूसरी चीज़ क्या चाहिए मुझे, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल, या फिर उसको परपेंडिकुलर भी हम बोलेंगे, या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर, या फिर उसकी क्या गिवन होगी, ए बी सी, मतलब डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। इतना अगर मुझे गिवन होगा, किसके डायरेक्शन रेशो, नॉर्मल के, अगर इतना मुझे गिवन होगा तो मैं ये वाला फॉर्म लगा सकता हूँ कि जिससे मुझे क्या मिले, प्लेन का इक्वेशन मिले। ठीक है, तो चलिए इसी पे एक सवाल कर लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में मतलब समझ में कंसेप्ट आ सके, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चाहे सवाल कैसा भी बने, आप कैसा भी पूछे। चलिए एक क्वेश्चंस है, पढ़ के बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 और 2। ठीक है, तो 1 1 और 2 पॉइंट है, 1 और 1 2, इस पॉइंट से जो प्लेन है वो पास करता है, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, एंड नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है मेरे पास 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस 3k। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है, पॉइंट, जिस पॉइंट से मेरा प्लेन पास आउट होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे वेक्टर फॉर्म पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट क्या था यहाँ पे, फिर से एन। ये फॉर्म कार्टेशियन पूछता था, तो अभी निकाला हमने, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लगाते थे, या फिर ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, यही से अगर मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ, यही से मुझे ये भी फॉर्म मिल जाएगा। देखो कैसे, तो वेक्टर आर को तो कुछ नहीं लिखना है, एन को क्या लिखना है, एन मतलब क्या भाई, नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, तो नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है, अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चंस को। तो 3i माइनस 2j प्लस 3k, दिस इज व्हाट, नॉर्मल वेक्टर इक्वल्स टू ए और एन का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए मतलब क्या, जिस पॉइंट से मेरा प्लेन पास आउट होता है, तो यही पॉइंट है, तो यहाँ से वेक्टर ए में निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो वेक्टर ए क्या होगा, आई, यहीं पे बना लेता हूँ, आई प्लस जे प्लस 2k, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या मिला मुझे, वेक्टर ए। तो दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का है मतलब a1 a2 वाला, तो क्या होगा 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 2 कितना हुआ भाई, 6 हुआ। तो कितना मिलेगा आंसर जो है वो यहाँ पे कितना मिलेगा, हाँ, तो वेक्टर आर डॉट 3i माइनस 2j प्लस 3k, सही है। 3 में से एक और ये 6 7, और यही क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वेशन होगा किसका, प्लेन का। तो आई बात समझ में। अब मुझे यहीं पर से मतलब कार्टेशियन फॉर्म निकालना, ये वाला लगाना ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है ये। तो फिर अब क्या, बड़ा सिंपल सा, आर मतलब क्या, एक्स वाई जेड, तो आई जे की निकाल दो, वहां पे क्या लगा दो, सिर्फ एक्स वाई जेड लगा दो, तो क्या होगा 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 7। 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 7 इक्वल्स टू 0।
दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, समझ में आई चीज? ये मतलब याद नहीं है, आप डायरेक्टली एक फॉर्म मतलब वेक्टर फॉर्म आपको पता है तो वही से भी आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, कौन सी वाली चीज नोटिस करनी है? तो जरा जो नॉर्मल वेक्टर था उसके एज ए बी सी निकालो। तो ए कितना था भाई? 3, बी कितना था? 2 -2 और सी कितना था? 3। ठीक है, अब जो मतलब वेक्टर आया, प्लेन आया, प्लेन का इक्वेशन, उसके एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट चेक करो। तो ये आया 3, मतलब ये 3 यहाँ पे गया। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए ये समझना होगा। y का कोएफिशिएंट -2 मतलब ये वाला यहाँ पे गया, फिर z का कोएफिशिएंट 3 मतलब ये वाला यहाँ पे गया। मतलब जो प्लेन का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। वो क्या होगा भाई? ए बी सी। व्हाट इज ए बी सी? डायरेक्शंस रेशो किसके? नॉर्मल के। ठीक है, तो उसका इक्वेशंस क्या आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड होगा और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट को मान लेते हैं हम, चलो d मान लेते हैं, d इक्वल्स टू 0। ए बी सी डी पूरे के पूरे इसमें आ गए। ये क्या चीज़ है? किसी भी प्लेन को अगर मुझे जनरली रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है जनरली तो क्या होगा? जो इसका जो आंसर आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। मान लेंगे कोई कांस्टेंट नंबर है, तो वेक्टर का इक्वेशन जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कांस्टेंट को मान लिया हमने d, तो दिस इज d। तो ये प्लेन ही तो है, दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन। कहीं पे मतलब ऐसा पूछा गया है, 2 मिनट में आपको और डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी आपकी। अगर आपको देखो ऐसा पूछा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू क्या है? ये किसका इक्वेशन है? तो सीधा सीधा ये किसका इक्वेशन है? प्लेन का इक्वेशन। जो हमारा स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ाया था उसमें सिर्फ क्या लगाया हमने? एक्स्ट्रा जेड वाला लगाया। जेड लगाने से क्या हो जाएगा? लाइन से सीधा प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, 2D में अगर x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो वो स्ट्रेट लाइन, 3D में अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कॉन्स्टेंट तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज व्हाट? प्लेन। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट, मान लिया d, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगेन दिस इज व्हाट? प्लेन। यहां से मुझे क्या पता चलता है? ये n है। यहां से मुझे क्या पता चलता है? तो वेक्टर n इज क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, यहां से मुझे a b और c पता चलते हैं। व्हाट इज a b c? a b c आर डायरेक्शंस रेशो किसके? नॉर्मल के। ठीक है, चलो यही से अब एक सवाल बनता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? 0 0 0। तो 0 0 0 इसमें रख देंगे हम, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएंगी? 0। मतलब उस प्लेन का इक्वेशंस क्या आ जाएगा? वेक्टर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। मतलब वो प्लेन जो कहाँ से पास आउट होता है? ओरिजिन से पास आउट होता है, उसमें कांस्टेंट नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। क्या ये प्लेन ओरिजिन से पास आउट होता है? आंसर है हाँ। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। जिस प्लेन के इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा वो ओरिजिन से पास आउट होगा। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, स्ट्रेट लाइन में अगर कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है x प्लस बी वाई इक्वल टू 0 तो वो लाइन कहाँ से जाती है? ओरिजिन में से जाती है। सिमिलरली बिल्कुल यही पर भी है कि प्लेन के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो कहाँ से पास आउट होगा? ओरिजिन से पास आउट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।